नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कैबिनेट ने विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए 10,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने का किया फैसला। मंत्रिमंडल ने 4 बड़ी सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में पुरानी बसों और ट्रकों को बदलने का निर्णय। दिल्ली के मालवीय नगर के एक रेस्तरां में लगी भीषण आग, 21 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में दर्ज की प्राथमिकी। बंगाल में 58 बागी टीएमसी विधायकों ने पार्टी से निष्कासित रीता ब्रता को विधायक दल का नेता बनाए जाने का किया समर्थन। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी की सभी समितियों, प्रकोष्ठों और सहयोगी संगठनों को किया भंग। कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। मुख्यमंत्री समेत 14 ने ली मंत्री पद की शपथ। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना आज से 5 दिवसीय भारत यात्रा पर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, निवेश, ऊर्जा पर चर्चा संभव। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात के चलते एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं और सरकार ने अब एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है। सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि आम लोगों पर बढ़ी कीमतों का बोझ न पड़े, इसके लिए यह फैसला लिया गया। एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। वहीं कैबिनेट ने दूसरा महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए लिया है। इस फैसले के तहत दिल्ली से पुराने बस और ट्रकों को हटाया जाएगा। इस फैसले का असर दिल्ली के करीब 1,90,000 ट्रक और 16,000 बसों पर पड़ेगा। इसके लिए 5,041 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने कहा है कि शुरुआत में योजना 2 साल के लिए ही लागू होगी। इसके तहत BS4 या उससे पुराने बस और ट्रकों को सड़कों से हटाया जाएगा। ट्रक्स और बसेस दिल्ली में, एनसीआर में, इनको रिप्लेस करने का एक 5,041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। अगर हम डेटा देखें तो BS1 टू BS4 जो व्हीकल्स हैं, पुराने वाले व्हीकल्स हैं, वो 67% मोर CO और 97% मोर पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं कंपेयर टू द BS6 व्हीकल्स। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। सरकार ने ओडिशा में कोस्टल हाईवे निर्माण का भी फैसला लिया है। रामेश्वर कोणार्क पारादीप कोस्टल हाईवे की लंबाई 160 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के लिए 8,301 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तीसरा, दिस प्रोजेक्ट इज फॉर कनेक्टिंग द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा। रामेश्वर यानी चिलिका के पास में जो है, वहाँ से पारादीप की ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगी और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी का मंदिर,
कोणार्क सन टेम्पल, पुरी बीच, इन सब का कनेक्टिविटी पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपकमिंग एयरपोर्ट है उससे कनेक्टिविटी होगी। वहीं बिहार में खगड़िया पूर्णिया 4 लेन सेक्शन के लिए 3,936 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह हाईवे 4 लेन बनने से लाखों लोगों को फायदा होगा और इस परियोजना के तहत पूर्णिया शहर के लिए 6.7 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी तैयार किया जाएगा। 4 लेन हाईवे बनने के बाद दोनों जगहों के बीच की दूरी घटकर 2 घंटे रह जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है बिहार में, खगड़िया पूर्णिया सेक्शन। इस पूरे सेक्शन में काफ़ी हाईवेज बने इन 10 वर्षों में और पूरी रोड कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हुई है। इस ट्रांसफॉर्मिंग रोड कनेक्टिविटी में और इम्प्रूवमेंट लाएं और जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे जनसाधारण की साधारण मानवी की जो एक्सपेक्टेशंस है, मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसके तहत आज खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर्स और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीस। 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। मध्य प्रदेश को सड़क संपर्क के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने NH 347B के हिवरखेड़ी, रोशनी, आशापुर, रुधि और देशगांव, जुवलानिया खंड के उन्नयन को मंजूरी दी है। 4,415 करोड़ रुपए की इस परियोजना में सड़क चौड़ीकरण और 16 किलोमीटर लंबा खरगोन ग्रीनफील्ड बाईपास बनाया जाएगा। इससे यात्रा समय घटेगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हाईवे का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है 4,415 करोड़ रुपीस के लिए के इन्वेस्टमेंट से 234 करोड़। ये 3 सेक्शंस आज अप्रूव हुए हैं, जुलवानिया से खारगोन होते हुए देशगांव, फिर आगे खंडवा, रुधि होते हुए आशापुर और रोशनी से हिवरखेड़ी। ये एरिया में कनेक्टिविटी की बहुत सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है और ये सारे नर्मदा जी के क्षेत्र हैं ये, और इस कनेक्टिविटी से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार को बड़ी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने NH 63 के आरमोर, जगतियाल, मंचेरियल और NH 563 के जगतियाल करीमनगर खंड को 4 लेन में विकसित करने की स्वीकृति दी है। 190 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर करीब 7,597 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय में 1.5 घंटे तक की कमी आएगी, यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी। फिर तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लिया गया है, 3 सेक्शन है इसमें से, आरमोर जगतियाल, जगतियाल मंचेरियल और जगतियाल करीमनगर। वापस अगर नक्शे पे इसको देखें, आरमोर से जगतियाल, जगतियाल से करीमनगर और इधर आगे मंचेरियल की तरफ। ये आरमोर से जगतियाल 2,472 करोड़ रुपीस का है इन्वेस्टमेंट इसमें। जगतियाल से मंचेरियल 2,731 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा और जगतियाल से करीमनगर 2,395 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे तेलंगाना के अंदर कनेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत की खबर है। दमकल विभाग को सुबह 9:45 पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कई फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बेसमेंट समेत पूरी इमारत से 40 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें से कई लोग गंभीर घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। हादसा कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए पुलिस और फोरेंसिक टीम वहां सबूतों को इकट्ठा कर रही है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 12:12 पे खत्म हो चुका है। टोटल 47 लोग रेस्क्यू किए हैं और 21 उसमें डेथ है। 2-3 लोग कुछ थोड़े क्रिटिकल हैं। अभी बिल्डिंग के नीचे इसमें कोई रेस्टोरेंट है था, तो अभी अग्निशमन विभाग ये बता नहीं पाया है कि क्या एग्जैक्ट कारण हुआ, पर यही हुआ कि ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ है। दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग में हुई जान माल की हानि बेहद दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मालवीय हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि से मैं अत्यंत दुखित हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस हृदय विदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करती हूं। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, DDA, MA, CATS, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीम्स तुरंत सक्रिय हुई और बचाव और राहत अभियान शुरू किया गया। उनकी त्वरित कार्रवाई से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और समर्थन प्रदान किया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मालवीय नगर में आग लगने की घटना पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जिनकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत गिरफ्तार करेगी। उन्होंने कहा कि एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। साथ ही साथ DM के मातहत सारे एजेंसीज, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरते घटनाक्रम ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। 58 विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपे जाने के बाद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी की सभी समितियों,
प्रकोष्ठों और सहयोगी संगठनों को भंग कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी इकाइयों को नए सिरे से उनका गठन किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के भीतर संभावित फूट की अटकलों के बीच पार्टी की ओर से यह कदम उठाया गया है। इससे पहले टीएमसी नेता ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा और बोलपुर के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा विधानसभा पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष को सौंपे गए पत्र पर 58 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जबकि ममता बनर्जी का नाम पार्टी नेता के तौर पर रखा गया है। शिवली साहा, जावेद खान और संदीपन साहा को उपनेता तथा अखरुज्जमा को मुख्य सचेतक बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। आपको बता दें कि हस्ताक्षर करने वाले विधायकों में हावड़ा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के कई विधायक भी शामिल हैं। इसमें 11 मुस्लिम विधायक भी हैं जिन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक बैठक में भी शामिल होने की खबरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाना था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आदिवासी सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं, जनजातीय लोग बहुत ही क्षमतावान हैं, जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। उन्होंने आगे लाने के लिए उन्हें लगातार प्रयास करने होंगे। आदिवासी सांस्कृतिक रूप से बहुत रीच है, बहुत धनी है, उनके पास संस्कृति का कोई अभाव नहीं। खुद बुनाई करते, खुद पहनते, खुद जंगल में जाते, खेतों में जाते, खुद काम करते, खुद खाते। गवर्नमेंट का जो भी योजना है। वर्ष 1978 के हिंदू मुस्लिम दंगों के पीड़ित परिवार को करीब 48 वर्ष बाद पुनर्वास की सौगात मिलने जा रही है। दंगों में मारे गए रामशरण दास रस्तोगी के परिवार को प्रशासन द्वारा आवासीय भूमि आवंटित की गई है, जिस पर अब उनका आशियाना बन सकेगा। गुरुवार 4 जून को ये भूमि आवंटित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी स्वयं भूमि पर निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 1978 के दंगों के दौरान रामशरण दास रस्तोगी की हत्या कर दी गई थी और उनका शव क्षत विक्षत अवस्था में एक कुएं में फेंक दिया गया था। घटना के बाद परिवार ने न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया और बाद में पलायन करने को मजबूर हो गया। पिछले वर्ष मृतक के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी वृद्ध माता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। मुख्यमंत्री ने परिवार के पुनर्वास का आश्वासन दिया था। इसके बाद प्रशासन ने आवासीय भूमि आवंटित कर पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। बकरीद का दिन, गाजियाबाद का खोड़ा इलाका और इसी दिन हुआ सूर्या हत्याकांड। 17 साल के सूर्या की हत्या हो गई और उसके पीछे नाम आया असद का, जो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इस मामले के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भागने की फिराक में असद ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। असद पर 50,000 का इनाम था। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे खोड़ा क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी चलाया गया, जिसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और इसी मामले में आपको बता दें कि गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुई सूर्या चौहान की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और मुख्य आरोपी के एनकाउंटर के बाद सूर्या चौहान की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बाकी आरोपियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन की मांग की है। मृतक सूर्या चौहान की मां सरोज से बातचीत की हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद गाजियाबाद पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल सूर्या चौहान की माताजी हैं। जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? संतुष्ट हैं आपकी? इंसाफ मिलेगा? बाबा योगी और मोदी पर मेरा पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय पूरा मिलेगा। पर अभी एक एनकाउंटर हुआ है, 6 भी बाकी हैं। 6 का एनकाउंटर होना चाहिए। 6 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। इन तीरों चानों के बारे में जानते हैं आप? किस तरह के लड़के हैं? क्या इसी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी में रहते हैं? क्या कहेंगे इस पर?
इस बात में मुझे कुछ नहीं मालूम, पर मुझे ये पता मेरे बच्चे के गुनहगार हैं। जो गुनहगार के साथ रहता है, गुनहगार का साथ देता है और गुनहगार के साथ ही खड़ा होता है, वो सारे गुनहगार ही होते हैं। पूरा गाज़ियाबाद में जो क्रिमिनल्स हैं, न केवल असद गैंग बल्कि बाकी जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। बाबा योगी हमारे साथ हैं, वो जो करें वो कम है। हिंदू संगठन के भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा योगी, मोदी और हमारे जो मीडिया समाज जो हमारी आवाज़ इतनी ऊपर तक ले जा रहे हैं, और जो हमारा हिंदू सारा संगठन, हिंदू भाई मेरा सब साथ दे रहे हैं। सूर्य चौहान की माताजी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सूर्य चौहान की फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है, हार चढ़ा है और इसके बराबर में आप देख पा रहे हैं कि एक स्कैनर भी लगाया गया है, क्योंकि परिवार की स्थिति फाइनेंशियल काफ़ी ख़राब है और यही वजह है कि स्कैनर यहाँ पर लगाया गया है कि अगर कोई भी परिवार की फाइनेंशियल तौर पर मदद करना चाहता है तो वो मदद कर सकता है। फ़िलहाल सरोज जी, जो कि सूर्य चौहान की माताजी हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि असद का तो एनकाउंटर किया ही गया है, बल्कि बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन हो और उनके घरों पर जो है बुलडोज़र चले, और ये साफ तौर पर इनका कहना है। कैमरामैन विश्व बंधु के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, खोड़ा, गाज़ियाबाद। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि आरबीआई ने लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर का सोना बेचा। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा सितंबर 2025 में 13.92% था, जो बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 16.70% और 22 मई 2026 तक 16.85% हो गया। आरबीआई अपने मासिक बुलेटिन में सोने के भौतिक भंडार का खुलासा करता है। नवीनतम संस्करण आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर उपलब्ध है और इसकी स्थिति आज तक अपरिवर्तित है। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग को नई गति देने की दिशा में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगी। अपनी 5 दिन यानी 3 से 7 जून तक की यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वेनेजुएला के विदेश, वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और परिवहन मंत्री भी भारत आएंगे। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अनिश्चितता के बीच भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। हाल के महीनों में भारत वेनेजुएला को तेल का प्रमुख खरीदार बनकर उभरा है। भारत यात्रा के दौरान डेल्सी रोड्रिगेज की मुंबई में उद्योगपतियों और कारोबारी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होने की संभावना है। इससे पहले इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेल्सी रोड्रिगेज के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल तकनीक और ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। भारत के दौरे पर आए नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए अपने संदेश में लिखा, नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष श्री रवि लामिछाने से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। साझा और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करने की उनकी इच्छा का मैं स्वागत करता हूं और उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। नेपाल हमारी पड़ोसी पहले नीति के अंतर्गत एक प्रमुख भागीदार देश है और हम दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार को आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। लोक भवन के ग्लास हाउस में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ 13 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। राज्य में 1 महीने से भी अधिक वक्त से चले खींचतान के बाद डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया की जगह राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।